हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री ऐप। आप सभी का स्वागत है। और आप सभी को पता है कि हमने एक नया कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें हम जैम 2021 से लेकर 2011 तक का पेपर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आईआईटी जैम 2021 जो लेटेस्ट पेपर हुआ था, एंड इसका ये पार्ट 1 है। जैसे कि मैंने बताया था, मैं हर ईयर को 5 पार्ट्स में 5 वीडियोस में कवर करूंगा। तो सबसे पहला पार्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, पार्ट 1 MCQs 1 to 10। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक की। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, पहला ही क्वेश्चन आपका बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। ऑर्गेनोमेटालिक से रिलेटेड ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। OMC ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड इस बार काफी पूछे गए हैं, है ना। तो देखते हैं क्या है। The correct order of pKa of the compound 1 to 4 in the water at 298 Kelvin। तो हमें ये सभी को ये तो पता होगा कि जो आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa वैल्यू। तो अगर हम बात करें यहाँ पे आपको pKa वैल्यू पूछी है, तो पहले आप एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल लीजिए, और एसिडिक स्ट्रेंथ निकालने के बाद जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी उसकी pKa वैल्यू सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा ही हम यहाँ पे करेंगे। तो देखिए, अगर मैं सिर्फ पहले वाले के ऊपर ही चलूं, फर्स्ट कंपाउंड के ऊपर, तो यहाँ पे आपको ये कोबाल्ट मेटल नजर आ रही है और यहाँ पे 4 कार्बोनिल ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब एसिड का मतलब क्या होगा कि एसिड इस हाइड्रोजन को यहाँ से डोनेट कर देगा ना, यहाँ से इसको रिलीज करेगा। मतलब अगर रिलीज करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमें पता है कि यहाँ पे तो कोई नेगेटिव चार्ज होता नहीं है, कार्बोनिल तो न्यूट्रल होता है यहाँ पे। तो ये जो नेगेटिव चार्ज आप कोबाल्ट मेटल पे दिखाएंगे, है ना, ऐसे हम दिखा सकते हैं इसको एक बार दिखाने के लिए। अब आपको ये समझना है यहाँ पे कि देखिए, जितना ज्यादा स्टेबल ये कॉन्जुगेट बेस बनेगा। अब ये क्या बन गया है, ये बन गया आपका कॉन्जुगेट बेस। तो जितना स्टेबल ये कॉन्जुगेट बेस होगा उतनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, और जितनी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी उतनी कम pKa वैल्यू होगी। ठीक है, अब सब जगह आप ऐसा कर सकते हैं, यहां से हाइड्रोजन को हटाया यहाँ पे नेगेटिव, यहां से हाइड्रोजन को हटाया यहाँ पे नेगेटिव, यहां से हाइड्रोजन को हटाया यहाँ पे नेगेटिव, यहां से हाइड्रोजन को हटाया यहाँ पे नेगेटिव। अब आपको ये देखना है, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो CO होता है वो आपका पाई एसिड लिगेंड होता है, या इसे हम पाई एक्सेप्टर लिगेंड भी बोलते हैं। यानी कि ये आपका मेटल से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, और इसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। जितने भी आपके लिगेंड्स होते हैं उनमें सबसे ज्यादा जो पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होती है वो आपका CO की होती है, कार्बोनिल की होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, नंबर के ऊपर बड़ा फोकस कीजिए। यहाँ पे आपका 4 CO लगे हुए हैं, यहाँ पे आपका 3 CO लगे हुए हैं, एंड यहाँ पे भी 3 CO लगे हुए हैं, एंड यहाँ पे 2 CO लगे हुए हैं। तो जितने ज्यादा CO लगे होंगे उतना ज्यादा आपका, है ना, उतना ज्यादा वो, उतने अच्छा वो क्या करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करेंगे। और जितना ज्यादा ये नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करेंगे उतना कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा, एंड जितना कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा ही एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो फर्स्ट में 4 लगे हुए, तो सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस ये है। तो मैं ये कह सकता हूं यहां से कि ये आपका मोस्ट एसिडिक रहा होगा। ये जो है आपका वो मोस्ट एसिडिक रहा होगा। अगर ये आपका मोस्ट एसिडिक है तो इसकी लीस्ट pKa वैल्यू होनी चाहिए। अगर ये आपका मोस्ट एसिडिक है तो इसकी लीस्ट pKa वैल्यू होनी चाहिए, और ऐसा ही होता भी है, ऐसा ही होता भी है। तो देखो, अगर आपने सिर्फ ये पता कर लिया ना कि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन वो सबसे लास्ट में आएगी उसकी pK वैल्यू, तो 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो, एक A ऑप्शन को और एक D ऑप्शन को। यहाँ पे भी आप लास्ट में ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी लास्ट में ये देख सकते हैं। एक और कॉमन पॉइंट पता लग गया कि ये देखो, और होना भी था, क्योंकि यहाँ पे आपका जो CO लगे हुए हैं वो सिर्फ 2 लगे हुए हैं। अगर 2 लगे हैं तो पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी सबसे कम रहेगी। अगर पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी सबसे कम, तो ये सबसे लीस्ट स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, सबसे लीस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी रहेगी। अगर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है, अगर इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम है, तो ये सबसे अच्छी pK वैल्यू होगी। तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है।
अब कंफ्यूजन आता है जी इन दो के अंदर, यहाँ पे भी 3 CO लगे हुए हैं, यहाँ पे भी 3 CO लगे हुए हैं। ये जो लगा हुआ है यहाँ पे ट्राइफिनाइल फोस्फिन, ये भी एक पाई एक्सेप्टर लिगैंड होता है। एंड यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं POR3 टाइप का, ये भी एक पाई एक्सेप्टर लिगैंड होता है। अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि किसकी पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है। तो POR3 की पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा होती है। अगर यहाँ पे पाई एक्सेप्टिंग टेंडेंसी ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस, ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो ये आपका लिस्ट पीके, सेकंड लिस्ट पीके वैल्यू इसी की आएगी। तो यहाँ पे ये दिया हुआ सेकंड लिस्ट, इसको भी हटा दो। एंड यहाँ पे थर्ड दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो सी आ जाना चाहिए था। तो ऑर्गेनोमेटालिक का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इन दोनों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए था, है ना। थोड़ा सा इसके लिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी आपको लिख के दिया है, ये भी एक बार आप जरूर पढ़िएगा, काफी हेल्प करेगा आपके कंसेप्ट को, फ्यूचर में जो कंसेप्ट आएंगे उनको क्लियर करने में। NR3 फोस्फीन हैव लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम डोनेटेड टू द मेटल, तो ये रहा। उसके बाद अनलाइक NR3, भाई NR3 और PR3 दोनों क्या है, उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो दोनों ही डोनेट कर सकते हैं आपका, है ना, वो दोनों ही डोनेट कर सकते हैं मेटल को, ये तो नॉर्मल है। लेकिन अनलाइक NR3 दे आर ऑल्सो पाई एसिड। पाई एसिड का मतलब क्या है, पाई एक्सेप्टर लिगैंड होते हैं टू एक्सटेंड दैट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ R ग्रुप। तो ये जो आपका यहाँ पे R ग्रुप लगा होता है, इसके नेचर पे भी डिपेंड करता है कि कौन कितना ज्यादा पाई एक्सेप्टर लिगैंड होगा। फॉर एग्जाम्पल फॉर अल्काइल फोस्फिन्स पाई एसिडिटी इज वीक। अल्काइल फोस्फिन का मतलब PR3, उनकी कम होती है। फिर अराइल एंड डाई अल्काइल अमीनो एल्कोक्सी ग्रुप आर सक्सेसफुली मोर इफेक्टिव इन प्रोमोटिंग आपका पाई एसिडिटी। ठीक है, तो सबसे इन एक्सट्रीम केस PF3 पाई एसिडिटी बिकम अ ग्रेट सो दैट फाउंड फॉर CO। तो यहाँ पे यही बताया गया कि ये होते क्या ना, ये अपने जैसे CO जो होता है ना, वो अपने पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और जो ये PR वाले होते हैं ये सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं मेटल से, इसीलिए इनको पाई एक्सेप्टर लिगैंड हम बोलते हैं। उसके बाद देखो ये आपका ऑर्डर हो गया, आप इसको पढ़ लीजिएगा भाई ज्यादा डिटेल में, है ना। तो मेनली आपको इसी के ऊपर फोकस करना। देखो सबसे अच्छा जो पाई एक्सेप्टर वो CO, और CO के आसपास ही जो होता है वो PF3। इन दोनों की पाई एसिडिटी इक्वल होती है, ये दोनों अच्छे पाई एक्सेप्टर होते हैं। फिर आ गया PCl3। अब ये देखो ये आ गया ना वही वाला, यहाँ पे POAR, यहाँ पे AR लगा हुआ, जैसे यहाँ पे आप PH लगा सकते हैं AR की जगह, अराइल है मतलब इसका। एंड यहाँ पे आ गया POR3, यहाँ पे PAR आ गया, एंड यहाँ पे PR आ गया। तो देखो यहाँ पे अगर आप इस क्वेश्चन की बात करोगे तो यहाँ पे आपका POR था जो कि PR3 से ज्यादा पाई एक्सेप्टर होता है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऐसे लगाया। तो ये था जी हमारा पहला क्वेश्चन, और मैंने बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से। इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो नहीं सकता है आपके लिए, है ना। ये 11th क्लास के स्टूडेंट को ही पढ़ा दिया जाता है। 4Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव, F नेगेटिव, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियई। आप सभी को यह बात पता होनी चाहिए, ये दीज ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, दीज ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन इन सभी के अंदर, इन सभी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो 2-3 तरीके हो सकते हैं। एक तो डायरेक्ट आपको ये पढ़ाया जाता है फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जो आपका आयोनिक साइज या फिर जो आपकी आयनिक रेडियाई होती है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, बट दिस इज ओनली वैलिड फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ये बात ध्यान रखिएगा, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए वैलिड होता है। तो सबसे ज्यादा यहाँ पे एटॉमिक नंबर एल्यूमिनियम का है, तो इसका आयनिक साइज सबसे कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो अगर इसका आयनिक साइज सबसे कम है तो 2 ऑप्शन ऐसे जहां पे इसका आयनिक साइज सबसे कम है, इसको और इसको तो हटा देते हैं यहाँ पे। उसके बाद जो ऑप्शन आता है मैग्नीशियम का ही होता है, इसलिए मैग्नीशियम यहाँ पे भी। उसके बाद जो होता है Na पॉजिटिव का होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का भी जो करेक्ट आंसर आना था वो C। या फिर दूसरा तरीका ये होता है भाई आपका कि आपका जो अगर आप बात करोगे कटायन पे, आप जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेंगे, कटायन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेंगे उतना साइज डिक्रीज करता है।
उतना साइज डिक्रीज करता है। या फिर दूसरा पॉइंट आप यहां पे लिख सकते हैं, अनायन पे आप जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ाएंगे, अनायन पे जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा है ना, उसका साइज उतना ज्यादा ही बढ़ेगा, उसका साइज उतना ज्यादा ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो एल्यूमिनियम पे सबसे ज्यादा 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए उसका सबसे छोटा साइज होगा। यहाँ पे 2 पॉजिटिव इसलिए बड़ा, यहाँ पे 1 पॉजिटिव इसलिए और बड़ा, यहाँ पे नियोन भी आ सकता था और उसके बाद आपका ये। तो ये यार बहुत आसान क्वेश्चन था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है ना, आपसे पूछा गया था, आप सभी को समझ में आ गया होगा। किसी को भी अगर कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। यस, दिस इज रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये भी भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए होंगे। देखिए ये ऐसा क्वेश्चन है कि आपने किसी स्टैंडर्ड बुक में पढ़ा हुआ होना चाहिए, डाटा बेस्ड क्वेश्चन है। अगर सोचने जाओगे तो मिस्टेक पूरी पॉसिबिलिटीज है कि आप इसको मिस्टेक कर सकते हैं। सबसे पहले आपसे बोला कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है आपको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बतानी, एक ये वाला कॉम्प्लेक्स और एक ये वाला कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें तो ये निकल यहाँ पे आपका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो D8 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आपका ये D8 है तो यहाँ पे 1, उसके बाद 2, 5 ऑर्बिटल होते हैं D के, तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि लिगेंड कैसे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे जो क्लोरीन है वो भी वीक फील्ड लिगेंड होता है, एंड PPH3 ये भी आपका वीक फील्ड की कैटेगरी में चला जाएगा इस पर्टिकुलर केस के अंदर। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे पेयरिंग होने वाली नहीं है। अगर यहाँ पे पेयरिंग होने वाली नहीं है मतलब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहेगा, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। अगर यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? √n × n+2। और जैसे ही आप यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा √8, और √8 की वैल्यू आएगी 2.83। एक और शॉर्ट ट्रिक मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ स्टूडेंट्स, डेसिमल से पहले आपको वही नंबर मिलेगा जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये खास बात है, डेसिमल से पहले आपको वही नंबर मिलेगा जितने आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पे 2 थे तो यहाँ पे 2.83 आएगा। ठीक है, तो इसको पता करते ही ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड मैं आपको सिखा दूंगा, जितने इतने क्वेश्चन करवाऊंगा कि आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी 2.83, यहाँ पे भी 2.83। अब इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी स्टूडेंट को, यहाँ पे जो आपका Mn है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। Mn +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है D5। अब हमें यह पता करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो लिगेंड लगा हुआ है वो लगा हुआ NCS। अब देखो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि इस वाले कॉम्प्लेक्स की जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो आपका 6.06 के आसपास होती है। एक्सपेरिमेंटली इस चीज को देखा गया है आपका कि यहाँ पे जो आपकी मैग्नेटिक मोमेंट होती है वो 6.06 के आसपास होती है। तो इससे हमें ये पता लग गया कि यहाँ पे कोई भी पेयरिंग नहीं हुई होगी, है ना, यहाँ पे। तो इसका मीनिंग ये है, अगर इस कॉम्प्लेक्स की बात करोगे Mn2 पॉजिटिव, तो यहाँ पे आपका ये D5 का 5 ही रहेगा, एंड ये आपका ये आपका हाई स्पिन रहेगा। अगर ये आपका हाई स्पिन रहेगा तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, है ना, अगर ये आपका हाई स्पिन रहेगा तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5 × में 5 + 2 करोगे तो इसका जो आंसर वो 5.92 इज द करेक्ट आंसर। हालांकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ये आती है, इसके लिए और भी रीजन हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनता है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो पेयरिंग करवाने की सोचते, है ना, पेयरिंग करवाने की सोचते, बट एक्सपेरिमेंटल चीजें जो है आप इसको एक्सेप्शन भी बोल सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आना था वो डी, और ऑफिशियल डी ही दिया भी गया था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। यस, ये आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से था, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है IIT जैम के अंदर। 2 सेट्स ऑफ क्वांटम नंबर विद सेम नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। देखिए आपको 2 टाइप के नोड्स पढ़ाए जाते हैं, एक आपका एंगुलर नोड्स होते हैं, एंगुलर नोड्स, और दूसरे आपके पास जो है रेडियल नोड्स होते हैं, रेडियल नोड्स। तो पहले आपको इसके फॉर्मूले के बारे में आइडिया होना चाहिए। तो जो एंगुलर नोड्स जो होते हैं उनका फार्मूला होता है L, ओनली L, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, और जो रेडियल नोड्स होते हैं उनका फार्मूला होता है N - L - 1।
ना। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने, फ्यूचर में भी आपसे ये पूछे जा सकते हैं, पहले भी पूछे जा चुके हैं, है ना। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ये दोनों फार्मूले यहाँ पे लगेंगे। चलिए अब देखते हैं भाई किस किस के अंदर ऐसा हो रहा है। तो आपसे बोला कि सेम नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होंगे, बताओ। देखो यहाँ पे 3 - 0 - 1 करोगे तो यहाँ पे जो ये रेडियल नोड्स आएंगे वो 2, एंड यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रेडियल नोड्स आएंगे 1, है ना। 2 - 0 एंड -1 करोगे तो 1, तो इसका मतलब यहाँ पे सेम नहीं है। यहाँ पे जब आप माइनस करोगे 3 - 1 एंड -1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1 रेडियल नोड्स। यहाँ पे आप माइनस करोगे ये 2 - 1 -1 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये भी आपका करेक्ट नहीं होगा। यहाँ पे आप माइनस करेंगे 3 - 2 -1 तो यहाँ पे 0 रेडियल नोड्स आ जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे भी जब आप बात करेंगे तो यहाँ पे भी 0 रेडियल नोड्स आ जाएंगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे सी ऑप्शन की, तो यहाँ पे दोनों के रेडियल नोड्स 0 0 हैं। लास्ट ऑप्शन 3 - 1 -1 करोगे, यहाँ पे 1 रेडियल नोड्स आएगा, एंड यहाँ पे फिर से आपका 0 रेडियल नोड्स आ जाएंगे। मतलब यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 0। तो ये इक्वल होने वाले नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो सी होना था। तो बहुत आसान था इस क्वेश्चन को डील करना, कोई भी मुश्किल पॉइंट यहाँ पे नहीं था। सिंपल सा क्वेश्चन आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस स्टूडेंट, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन, बट मैं कहूंगा अच्छा क्वेश्चन नहीं है। मतलब देखो, अच्छा क्वेश्चन का मतलब अगर एग्जामिनर आपसे कंसेप्ट पूछे, ये बेसिकली प्योरली एक्सेप्शन है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्लेडन बुक से उठा के दिया गया है, कोई स्टेटमेंट भी चेंज नहीं की गई है। तो देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन, कैसे निकलेगा। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फ्लोइंग रिएक्शन, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड है आपका ये, है ना, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। इसका मीनिंग ये कह सकते हैं कि H पॉजिटिव एंड वाटर है। अब यहाँ पे ये देखो, ये आपको नजर आ रहा है क्या, ये आपका यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रखी है इन्होंने, प्रोटेक्टिंग ग्रुप के तौर पे ये काम कर रहे हैं। सी डबल बॉन्ड हो रहा होगा और उसको प्रोटेक्ट कर रखा है, सेम सी डबल बॉन्ड हो रहा होगा उसको प्रोटेक्ट कर रखा है। यहाँ पे ये आपको नजर ही आ रहा है। तो देखिए, जब होता क्या है ना, यहाँ पे जब आप रिएक्शन करवाते हैं इसकी, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो सबसे पहले ये वाला जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इसके ऊपर अटैक करेगा, और जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पे पॉजिटिव, है ना, यहाँ पे आपका कैसा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आता सेम। तो यानी कि कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ पे आपका जो है, इस केस में आपका CHO बनना चाहिए, एल्डिहाइड बनना चाहिए, है ना, ये एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी एल्डिहाइड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, सेम कहानी इसके साथ भी होनी चाहिए, है ना, सेम कहानी, क्योंकि ये दोनों एक जैसे ही तो हैं, बस ये असाइक्लिक और ये इनको साइक्लिक में बना रखा है। ये भी OR है, ये भी OR है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। बट इसका भी क्या बनाना, बहुत सारे बच्चों ने इसको भी C डबल बॉन्ड O बनाया होगा, तो इस ऑप्शन में देख सकते हो C डबल बॉन्ड O बना रखा है ना, यहाँ पे सेम रख रखा है, तो इसको एलिमिनेट कर दिया होगा बहुत सारे बच्चों ने, है ना, पहले वाले को एलिमिनेट कर दिया होगा। लेकिन रियलिटी ऐसा नहीं कहती है, रियलिटी ये कहती कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर A आएगा। क्यों, कैसे? देखो भाई, वही मैं बता रहा हूं ना, स्टैंडर्ड बुक के क्वेश्चन है। अब ये आपको पढ़े हुए होने चाहिए, ज्यादा कुछ कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन भी नहीं मिलेगी आपको ज्यादा कुछ। देखिए, ये बिल्कुल मैंने आपका क्लेडन बुक से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आप इस क्वेश्चन को क्लियरली देख सकते हैं। यहाँ पे आपका कोई भी स्टेटमेंट भी चेंज नहीं की गई है, सब वही है, सेम सब वही है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, साइक्लिक एसिटल्स आर मोर स्टेबल देन असाइक्लिक एसिटल्स। तो ये इसका कहने का मीनिंग है ये कि जब आप इस कंपाउंड के साथ आपने इसकी रिएक्शन करवाई, तो ये भी साइक्लिक एसिटल है ना, ये आपका असाइक्लिक एसिटल था, तो इसका तो आपका ये तो आपका C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा, बट ये वाले कन्वर्ट होने वाले नहीं है। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था। 96% इल्ड मिली है यहाँ पे। द एसिटल हैव you have met so far were found reaction 2 molecule of alcohol with carbonyl compound, है ना। एसिटल बनते कैसे हैं, जब आप दो अल्कोहल 2 molecules of alcohol के रिएक्शन आप कार्बोनिल कंपाउंड के साथ करवाते हैं। साइक्लिक एसिटल फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल्स ऑफ डायोल कंपाउंड, ये थोड़ा सा आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे इसके बारे में, ठीक है ना स्टूडेंट। तो देखो, ये आपका स्टैंडर्ड बुक का क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज्यादा समझाया नहीं जा सकता है, बस वो यही है कि साइक्लिक एसिटल आपका ज्यादा स्टेबल होते हैं असाइक्लिक से, इसलिए आपका ये ऐसा कैसा रहेगा, ये भी ऐसा कैसा रहेगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट क्लेडन से उठाया था, स्टेटमेंट भी चेंज नहीं की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं स्टूडेंट स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन भी आपका डायरेक्ट क्लेडन बुक से उठाया गया था, बट इस क्वेश्चन में कंसेप्ट जरूर लगता है। ये अच्छी बात है कि इस क्वेश्चन में कंसेप्ट लगता है। तो देखिए यहाँ पे HCN नजर आ रहा है एंड KCN नजर आ रहा है, और यहाँ पे टेम्परेचर भी आपको दिया गया है, C डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अब आपको दो चीजें पढ़ाई जाती है, यहाँ पे जो CN नेगेटिव है, एक तो ये यहाँ पे अटैक कर दे, इसको बोला जाता है 1-2 एडिशन। इसको हम क्या बोलते हैं, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो इसे 1-2 एडिशन बोला जाता है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि ये वाला जो CN है ये यहाँ पे अटैक करते, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए और ये ऐसे। तो इसको जो ये रेड से मैंने जो दिखाया है, इसको आपका 1-4 एडिशन बोला जाता है, इसको आपका 1-4 एडिशन बोला जाता है। तो अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे कंसेप्ट लगता है सॉफ्ट एंड हार्ड न्यूक्लियोफाइल का। ऐसा ही आपको ना गिलमन्स रिएजेंट के दौरान भी कुछ पढ़ने को मिलता है, सॉफ्ट एंड हार्ड न्यूक्लियोफाइल का आपको यहाँ पे कंसेप्ट देखने को मिलता है। तो वो यही है कि सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल सॉफ्ट साइड पे अटैक करेगा, हार्ड न्यूक्लियोफाइल हार्ड पे अटैक करेगा। तो अगर आप यहाँ पे बात करेंगे, देखिए इसके बहुत सारे आंसर बनाए जा सकते हैं, लेकिन इसका बिल्कुल जो करेक्ट आंसर आएगा वो C, और इसका रीजन मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे 1-4 एडिशन ही करवाना पड़ेगा। यहाँ पे जो CN नेगेटिव है वो आपका इस 4th पोजीशन पे अटैक करेगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा बना के भी दिखाऊं तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बना के दिखा देता हूँ, हालांकि इसकी एक्सप्लेनेशन अभी मैं आपको क्लेडन बुक का रेफरेंस जरूर दूंगा ना, रेफरेंस ही ज़्यादा काम के होते हैं आपका ना। ये रहा C डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे शायद H लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है। तो सबसे पहले जैसे ही CN यहाँ पे अटैक करेगा, तो CN को मैं एक बार अटैक करा के बता देता हूँ। यहाँ पे इसको हटाएंगे इस डबल बॉन्ड को, CN ने यहाँ पे अटैक किया होगा, CN ने यहाँ पे अटैक, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव ये वाला बॉन्ड यहाँ पे चला गया होगा, और आपको कुछ ऐसा देखने को मिला होगा पहले ना, आपको कुछ ऐसा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया एंड ये आपका O के ऊपर एक बार नेगेटिव दिखा सकते हैं आप पहले, एंड यहाँ पे आपका CH3। अब यहाँ पे भाई आपका इसको प्रोटॉन मिल जाएगा, और जैसे ही प्रोटॉन मिलेगा अब ये क्या बन जाएगा, आपका इनोल फॉर्म बन जाएगी। जैसे ही इसको प्रोटॉन मिलेगा ये आपकी इनोल फॉर्म बन जाएगी, और जैसे ही ये इनोल फॉर्म बनी इसको हम कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जैसे ही आप इसे कीटो फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपका इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका आ जाएगा, जो हमें चाहिए था वही कि यहाँ पे C डबल बॉन्ड O CH3 आ जाएगा एंड यहाँ पे आपका CN बन जाएगा। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था, जो कि ऑप्शन नंबर C दिया गया है। इसका रेफरेंस आप देख सकते हैं क्लेडन के चैप्टर नंबर 22 एंड पेज नंबर 505 पे आपको ये मिलेगा। सेम क्वेश्चन है, स्टेटमेंट भी चेंज नहीं की गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा सेम क्वेश्चन कि सेम बिल्कुल कोई स्टेटमेंट चेंज नहीं है, टेम्परेचर भी सेम रखा गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका यहाँ पे 75% इल्ड इस कंपाउंड की मिली है। अगर आप इसका पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में, तो मैंने आपको बता दिया ये कि कहाँ पे मिलेगा, और मैंने थोड़ा बहुत आपको रीजन भी एक्सप्लेन कर दिया है कि एक्चुअल में यहाँ पे कहानी क्या होती है। तो 2 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के डायरेक्ट उठाए गए थे क्लेडन से, ठीक है, पहले इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये क्वेश्चन भी मैं कहूँगा इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। आपसे बोला गया 1H NMR पीक्स आपको गिवन है, तो देखो सबसे पहले ना सिग्नल निकालना सीख लो ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक यहाँ पे एक सिग्नल ये रहा, एक सिग्नल ये रहा, एक सिग्नल ये रहा और एक सिग्नल ये रहा। ये ना इससे हमें ये पता लग गया कि आपके पास 4 सिग्नल होने चाहिए। तो सिग्नल कैसे निकालते वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो मिथाइल के ऊपर प्रोटॉन लगा हुआ उसका एक अलग सिग्नल आएगा, यहाँ हाइड्रोजन के ये जो हाइड्रोजन इसका दूसरा सिग्नल अलग आएगा, यहाँ पे जो ये 2 लगे हुए हैं है ना इनका सिग्नल आपका अलग आएगा, ठीक है, एंड यहाँ पे जो ये 2 लगे हुए हैं इनका सिग्नल अलग आएगा, ठीक है ना। तो ये इनका सिग्नल 3 हो गया, इनका सिग्नल 4 हो गया और एक इसका सिग्नल हो गया। तो यहाँ पे कुल मिला के 5 सिग्नल हो गए। इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता, 5 सिग्नल तो हो ही नहीं सकते हैं। हाँ, उसके बाद अगर आप बात करोगे इस वाले का 1 सिग्नल हो गया, उसके बाद इन 2 का 2 सिग्नल, इसका 3 सिग्नल, सेकंड सिग्नल ये जाएगा, थर्ड सिग्नल ये और फोर्थ सिग्नल ये, यानी कि यहाँ पे 4 सिग्नल नजर आ रहे हैं। बहुत सही है, सही है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे भी 1 सिग्नल ये रहा, उसके बाद दूसरा सिग्नल आपका ये, तीसरा सिग्नल आपका ये, फोर्थ सिग्नल आपका ये, फिफ्थ सिग्नल आपका ये। तो अब यहाँ पे बहुत सारे हो गए, इसका मतलब इसको भी हटा दो। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे फर्स्ट सिग्नल, सेकंड, थर्ड एंड यहाँ पे आएगा फोर्थ।
तो आंसर जो आएगा ना अब आपका वो बी और डी में से आएगा। ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ऐसे काम करता है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड ऐसे काम करता है। अब आपको ये देखना है कि केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आपको देखनी है, केमिकल शिफ्ट की। तो इन्होंने ये कहा है कि हमारे पास 2 हाइड्रोजन ऐसे जिनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ये है और 2 और ऐसे हैं। तो वो 2 कौन से हैं? जो 2 और 3 नजर आ रहे ना, जो 2 और 3 अनआइसोट्रोपिक इफेक्ट आपको पढ़ाया जाता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो वो यही कहते हैं कि जो ये आपके बेंजीन के जो प्रोटॉन होते हैं वो आपका डीसिल्डेड रीजन में होते हैं, है ना, वो आपका बाहर होते हैं, इसलिए इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है ना। अनआइसोट्रोपिक इफेक्ट में आपको ये चीज एक्सप्लेनेशन, इसका मतलब जो ये आपका जो आपको नजर आ रहे हैं ना यहाँ पे, इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी? इनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आपका 7.3 के आसपास होगी, 7.21 के आसपास होगी, ठीक है। तो ये इसमें इससे सोल्व नहीं हो रहा है। अब 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं जिनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू आपका 4.5 है और 3 हाइड्रोजन ऐसे हैं जिनकी आपका जो है 2.3 है। अब मैं अगर इन 2 हाइड्रोजन की बात करूं तो यहां पे देखो, एक तो इसका क्या लगेगा, ये डीसिल्ड करेगा इसको ना, ज्यादा इलेक्ट्रॉन, तो ये डीसिल्ड करेगा, और एक दूसरा क्लोरीन डीसिल्ड करेगा। तो ये दोनों यहां पे डीसिल्डिंग कर रहे हैं। अगर ये दोनों यहां पे डीसिल्डिंग कर रहे हैं तो इस वाले की जो आपका केमिकल शिफ्ट की जो वैल्यू हो वो इंक्रीज कर जाएगी, है ना, इंक्रीज कर जाएगी। बट यहां पे अगर आप देखोगे मिथाइल इतना ज्यादा नहीं कर सकता, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आना था वो बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसके लिए ना आपको आइडिया होना चाहिए था दोनों पॉइंट्स का, है ना, इसके लिए आपको दोनों पॉइंट्स का आइडिया होना चाहिए था। सिग्नल निकालने से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, बी और डी में कंफ्यूजन थी, उसका रीजन आपको केमिकल शिफ्ट से पता लगता। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्वेश्चन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भाई इजी क्वेश्चन मैं इसको कहूंगा, ये ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। दिस इज रिलेटेड टू पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ये क्वेश्चन जो था आपका वो पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का क्वेश्चन था, और पेरिसाइक्लिक में भी स्पेशली इलेक्ट्रोसाइक्लिक का ये क्वेश्चन था, इलेक्ट्रोसाइक्लिक का ये जो क्वेश्चन था। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पे ओडीसी ट्रिक से ये क्वेश्चन सोल्व होता। पहले तो आपको यही देखना है कि इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक करेंगे, इस बॉन्ड को यहाँ पे और इस बॉन्ड को यहाँ पे। तो जैसे ही आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आपका कुछ इस टाइप से ये बन जाएगा। अब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए और सी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। हाँ, अब बात आती है इन दोनों की। अब देखिए इसकी स्टीरियो बड़ी अहम होती है, स्टीरियो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर में भी आपको काम आएगी। तो वो है ट्रिक आपका ओडीसी, है ना। क्या है ट्रिक आपका? ओडीसी। अच्छा, ओडीसी हो गया ट्रिक, और एक और मैं आपको यहाँ पे टेबल बनवा देता हूँ, वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो वो भी मैं यहाँ पे बनवा देता हूँ, उसका मीनिंग क्या मैं समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, ये आपका यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 4n सिस्टम है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपका 4n+2 सिस्टम है, ठीक है। दूसरा, अब अगर हम बात करें यहाँ पे आपका रोटेशन होती है भाई, ये हीट लिख लिया मैंने और यहाँ पे लाइट लिख लिया। तो देखो आप थोड़ा सा फोटोन वर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं। फोटोन वर्ड की बात करोगे, फोटोन को आप रिलेट कर सकते हैं लाइट से, फोटोन को आप रिलेट कर सकते हैं लाइट से, है ना। फोटोन को आप किससे रिलेट कर सकते हैं? लाइट से। तो यहाँ पे आप देखो फोटोन के अंदर 6 लेटर आ रहे हैं, इसका मतलब फोटोन यानी कि लाइट 4n+2, और फोटोन को रिलेट कर सकते हो कौन से? फोटोन को रिलेट कर सकते हो कौन से? इसका मीनिंग ये है कि 4n+2 अगर रहे हो तो वहां पे लाइट की प्रेजेंस में कौन रोटेटरी होता है, एंड 4n सिस्टम लाइट की प्रेजेंस में डिसरोटेटरी होता है। सेम 4n सिस्टम लाइट की प्रेजेंस, हीट की प्रेजेंस में कौन रोटेटरी होता है, एंड आपका 4n+2 सिस्टम आपका लाइट की प्रेजेंस में डिसरोटेटरी होता है। अब ये ओडीसी ट्रिक हमें क्या कहती है? देखो यहाँ पे ओ का मीनिंग है कि ये जो 2 ग्रुप है या तो ये एक दूसरे के अपोजिट रहे होंगे या एक दूसरे के सेम रहे होंगे। तो आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो ओ के नीचे ओ लिखा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 2 3 6 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे 4n+2 सिस्टम है ये। अगर यहाँ पे 4n+2 सिस्टम है और ये आपको हीट दी गई है, 4n+2 सिस्टम और यहाँ पे हीट दी गई है, इसका मीनिंग ये क्या होगा? ये आपका कौन रोटेटरी होगा, ये आपका कौन रोटेटरी होगा। अब देखिए इसमें आपको ये पढ़ाया जाता है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूं भाई, इसमें कोई नहीं, सॉरी 4n नहीं है, ये 4n+2 है। अगर ये 4n+2 है, अगर ये आपका 4n+2, तो मैंने क्या लिखा हुआ है हीट के केस में? डिसरोटेटरी। तो ओ से ओ।
अब यहाँ पे सी का मीनिंग या तो सिस होगा या ट्रांस होगा। तो इस ओडिसी ट्रिक ये कहती है या तो इनमें से कोई एक ही सेम होगा, ओनली वन सेम, भाई एक ही मैच करेगा, या तो ओ मैच करेगा बाकी कोई मैच नहीं करेंगे, या फिर ऑल थ्री मैच करेंगे। तो यहाँ पे देखो दो मैच कर गए तो इसको मैच करना ही पड़ेगा। और यहाँ पे सी का मीनिंग होता है सिस से, यानी कि सी का मतलब सिस से, इसलिए इस क्वेश्चन का भी जो करेक्ट आंसर आना था बी, कि आप इनकी जो स्टीरियो दिखाएंगे वो आप सिस दिखाना पड़ेगा, जो आप स्टीरियो दिखाएंगे वो सिस हो जाएगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी आना था। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन इलेक्ट्रोसाइक्लिक का इजी सा क्वेश्चन था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू, आप इसे फेज इक्विलिब्रियम से रिलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन ये भी इजी था, कोई ज्यादा टफ नहीं था, लेकिन थोड़ा सा पढ़ा हुआ होना चाहिए। A pure substance M has a lesser density in solid state। इसका मीनिंग अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो सॉलिड की डेंसिटी कम होगी आपका लिक्विड से, तो है ना, सॉलिड की डेंसिटी कम होगी लिक्विड से, ठीक है। उसके बाद डेल्टा एस फ्यूजन, यहाँ पे जो डेल्टा एस गिवन आपको एंट्रोपी चेंज, वो आपको पॉजिटिव गिवन है, हमें मेनली साइन से मतलब है, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम फॉर द फ्यूजन ऑफ एम। तो देखिए आपका जो यह डायग्राम बोलता है क्या कि dp बाई dt, इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं आपका, यहाँ पे जो आपका ये डायग्राम बोलता है वो ये बोलता है कि जो आपका dp बाई dt होगा वो इक्वल होता है आपका किस किस के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे, तो वो होगा आपका डेल्टा v अपॉन डेल्टा, है ना, डेल्टा v अपॉन क्या हो जाता है यहाँ पे डेल्टा s, एक मिनट सॉरी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ना, ऊपर हम लिखेंगे यहाँ पे डेल्टा s, ऊपर हम लिखते हैं यहाँ पे डेल्टा s ट्रांजिशन, यानी कि जो भी ट्रांजिशन यहाँ पे हो रही होती है, और नीचे लिखते हैं डेल्टा v ट्रांजिशन, ये आपका आता है। अब है ना आपको स्लोप देखना बेसिकली, है ना, ये देखना कि ये स्लोप कैसा आएगा। तो डायरेक्टली तो होता है, ठीक है, डायरेक्टली तो होता है, तो इसलिए सी और डी तो आप हटा दोगे, डायरेक्टली आएगा। उसके बाद आपको है ना ये देखना कि स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। अब देखो अगर आपका फ्यूजन का मीनिंग क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन का मीनिंग तो यही होता है ना, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना, सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्ट होना है। अगर यहाँ पे डेंसिटी, तो वो डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होगी किससे, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होगी लिक्विड की डेंसिटी से ना, सॉलिड की डेंसिटी ज्यादा होगी लिक्विड की डेंसिटी से, सॉरी एक मिनट, सॉलिड की डेंसिटी कम गिवन है आपको, तो वॉल्यूम जो होगी वो सॉलिड की ज्यादा होगी लिक्विड से। अगर आप इसका डेल्टा वी निकालेंगे तो डेल्टा वी किसके इक्वल आएगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड माइनस में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो कि आपका कैसा आएगा नेगेटिव, जो कि आपका कैसा आएगा नेगेटिव। क्यों, क्योंकि सॉलिड की वॉल्यूम ज्यादा, इसलिए ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो यहाँ पे देखो डेल्टा एस आपको पॉजिटिव गिवन था एंड डेल्टा वी आपको नेगेटिव गिवन था, तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो नेगेटिव, तो जो स्लोप है आपका इस ग्राफ का वो आपका नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव आप देख सकते हैं, ये तो डायरेक्टली वाला दिखाया गया है, तो ये नहीं होगा, और ये आप देख सकते हैं कि ये आपका नेगेटिव स्लोप दिखाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो भी बी आ जाना था। इसको आप फेज इक्विलिब्रियम से रिलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स से ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन इजी है, बस थोड़ा सा समझ में आना चाहिए, कुछ डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टी के बारे में आपको पता होना चाहिए। अमंग द फ्लोइंग मैट्रिक्स विद नॉन जीरो डिटर्मिनेंट्स, इनमें से ऐसा कौन कौन सा है जिसका नॉन जीरो डिटर्मिनेंट्स होगा। तो देखो इसको यार बहुत, एक ही अगर आप ऑप्शन ध्यान से देख लेते तो एलिमिनेट हो जाता, इस क्वेश्चन का आंसर ए आएगा। कैसे, देखो अगर आपको एक प्रॉपर्टी पता हो तो वो यही, अगर किसी भी मैट्रिक्स में दो कॉलम या फिर दो रो सेम हो जाए, किसी भी मैट्रिक्स में इफ दो कॉलम, यहां पे आप देख सकते हो कॉलम 1 एंड कॉलम 4 ये दोनों इक्वल हो गए, है ना। इफ अगर किसी भी मैट्रिक्स में दो कॉलम या दो रो सेम हो जाए तो उसका जो डिटर्मिनेंट्स होता है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एस इज इक्वल टू 0। अगर किसी भी मैट्रिक्स में दो कॉलम या दो रो सेम हो जाएंगे तो उसका डिटर्मिनेंट्स 0 के इक्वल होता है। तो नॉन जीरो पूछा था, यहाँ पे भी एस आ रहा हटा देंगे, यहाँ पे भी एस आ रहा हटा देंगे, यहाँ पे भी एस आ रहा हटा देंगे, ठीक है, इसलिए ए आंसर आ गया। लेकिन मैं इसको थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन देता हूं। दिस इज ये जो मैट्रिक्स है इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं, और ये आपका ना 4 ऑर्डर 4 की है,
यहाँ पे 4 रो देख पा रहे हो, 4 ही कॉलम देख पा रहे हो। तो जो इस टाइप के जो मैट्रिक्स होते हैं उनका जो आपका है ना, उनका जो डिटर्मिनेट्स होता है वो मल्टीप्लीकेशन होता है ना। तो यहाँ इनका ये जो आपको ये नजर आ रही है डायगोनल, तो इनकी इसका जो डिटर्मिनेट्स होता है भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, चाहे वो किसी भी ऑर्डर की क्यों ना रही हो, है ना। ये प्रॉपर्टी याद रख लेना, हो सकता है फ्यूचर में आपसे पूछ ले। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी की n इंटू एम किसी भी ऑर्डर की क्यों ना हो, उसका जो डिटर्मिनेट्स होता है वो 1 के इक्वल होता है, तो नॉन जीरो हो गया। ये जो आपको नजर आ रही है ये वाली मैट्रिक्स, इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप डायगोनल पे ही जो है नंबर देख पा रहे हैं, बाकी सारे नॉन जीरो हैं, बाकी सारे जीरो हैं। इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं इस टाइप की। और डायगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेट्स होता है वो होता है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, यानी कि इन सभी के मल्टीप्लाई कर दो 12 और 2, तो ये आएगा, इसका जो डिटर्मिनेट्स आएगा क्यू का जो डिटर्मिनेट्स वो 24 आएगा, जो कि नॉन जीरो है। एंड सेम अगर आप आर ऑप्शन की बात करेंगे, इस टाइप के मैट्रिक्स जो डायगोनल से नीचे नॉन जीरो आए एंड डायगोनल से ऊपर जीरो आए, इसको हम ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अगर इस ट्राईएंगुलर मैट्रिक्स की आप बात करोगे तो इसका भी जो डिटर्मिनेट्स होता है वो है आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट, इसका भी जो आपका डिटर्मिनेट्स होगा वो होगा आपका मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो आर का भी जो डिटर्मिनेट आएगा वो आपका 24 आएगा। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये थी हमारी पहली वीडियो, है ना, जिसमें मैंने आपका जैम 2021 से 1 to 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका, है ना, 11 to लेके 30 क्वेश्चन तक। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।